चले हो अभी सीधा बैठो। देखिए चला जाए। चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? चैप्टर परिवहन। चैप्टर क्या पढ़ेंगे? परिवहन। अब आप कहिएगा सर परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में जाके केशिका में क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन ऊर्जा कब मिलेगा? जब हम श्वसन यानी सांस का करेंगे, लेंगे, यानी ऑक्सीजन का करेंगे, ग्रहण करेंगे। और वही ऑक्सीजन जो है हमारे केशिका में ग्लूकोज के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और तब जाके ऊर्जा हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। तो अब मान लीजिए हमारे शरीर में ऊर्जा बन गया, ऊर्जा क्या हो गया? तो पूरे शरीर में ऊर्जा हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? चारों बगल ऊर्जा को क्या करना है? फैलाना है। दिमाग, हृदय, फेफड़ा, किडनी, हर जगह क्या करना है? लीवर लेकर जाना है ना जी। तो सारे ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन। क्या कहते हैं बबुआ? आ रहा है समझ में? खाना खइलो, ग्लूकोज बनल, सांस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऊर्जा मिलल। अब ऊर्जा के चारों बगल पूरे शरीर में क्या करना है? फैलाना है। हाँ, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग ऊर्जा को पूरे शरीर में कैसे फैलाएंगे? ब्लड द्वारा। कैसे पढ़ाएंगे? है कि नहीं? तो जैसे जीव में परिवहन होगा वैसे पौधा भी तो एक जीव है, होगा कि नहीं होगा? तो पौधा में भी परिवहन होगा कि नहीं होगा? तो कैसे परिवहन होता है उसका कहानी हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए परिवहन दो चीज में होगा, एक पौधा में भी होगा। क्या में होगा? हो एक पौधा हो गया और एक क्या हो गया? अब दोनों में परिवहन कैसे होता है, क्या होता है, उसका कहानी हम लोग क्या करेंगे? पढ़े। चले हम बोलो। तो पौधा में परिवहन कैसे होता है और जीव में परिवहन कैसा? तो जीव में परिवहन के लिए दो नस लगे हुए हैं। कितना नस? जिसको हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? धमनी और दो नस है, धमनी और। इसी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड हमारा क्या होता है? इधर उधर हम लोग को क्या करता है? भ्रमण करता है। और वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवहन। तो जीव में जो परिवहन करता है उसके लिए दो नस भगवान दिए हैं। कौन कौन? धमनी और पौधा में परिवहन कैसे होता है? इसमें दो चीज होता है, एक स्थानांतरण, एक स्थानांतरण और एक होता है बबुआ वाष्पोत्सर्जन। एक स्थानांतरण और एक होता है बबुआ वाष्पोत्सर्जन। लिख सकते हैं। एक क्या होता है बबुआ? स्थानांतरण और एक क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। अब जीव में परिवहन कैसे होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले केकरा बारे में पढ़े हम कि पौधा में जो परिवहन होता है तो वो कैसे होता है। आ रहे समझ में? तो अब बताइए, हमने बोला कि जीव में परिवहन के लिए भगवान दो नस दिए हैं, धमनी और। तो पौधों में भी परिवहन के लिए भगवान दो नस दिए होंगे कि नहीं दिए? तो पौधा में जो परिवहन के लिए जो भगवान दो नस दिए हैं उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और। तब जो स्थानांतरण होता है पौधा में, जो पौधा में भगवान जो दो नस दिए है उसको क्या बोलते हैं बबुआ? जाइलम और क्या बोले हैं? फ्लोएम। कितने नस होते हैं पौधा में भी? पौधा में भी भगवान दो नस दिए हैं। आ रहे समझ में? उस नस का क्या हम बोल सकते हैं बबुआ? नाम क्या है? जाइलम और। अब जाइलम और फ्लोएम कैसे पौधा में भोजन को चारों तरफ फैलाता है उसका कहानी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आ रहे समझ में? पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये पौधा है, मान लीजिए क्या है? पौधा। ये पत्ता है, पौधा का क्या है? जड़ है। ये पत्ता है का? ये पहले बताओ। जड़। देखो अब पौधा में परिवहन कैसे होता है? ध्यान से देखो इधर। बबुआ बमकीला, पौधा में परिवहन कैसे होता है? पौधा पहले अपने जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को क्या करता है? ग्रहण। पौधा जो है जल जो है कैसे ग्रहण करता है? अपने जड़ द्वारा। तो जड़ के किस भाग द्वारा? तो हम बोल सकते हैं जड़ के मूल रोम द्वारा। आ रहे समझ में? तो पौधा जो है अपने, ध्यान से, अपने जड़ के मूल रोम का बबुआ, मूल रोम के द्वारा जल को क्या करता है? ग्रहण करता है। लिख सकते हैं जल और खनिज लवण को भी क्या करता है? ग्रहण करता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा पौधा जो है जल को ग्रहण करता है तो कैसे करता है? अपने जड़ द्वारा।
किसके द्वारा? तो जड़ के किस भाग द्वारा? तो जड़ के मूलरोग द्वारा। आ रहे समझ में? तो पौधा जो है अपने जड़ से जल को क्या कर दिया? ग्रहण कर लिया, खनिज लवण को ग्रहण कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये रखेगा कहाँ? वहाँ जड़ में। अब यहाँ से किसका काम आएगा? जाइलम। क्या आएगा बबुआ? अब जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम भगवान दिए हैं कि पौधा के जड़ से, पौधा के जड़ से जल और खनिज लवण को कहाँ लेके जाना? पौधा के पत्तों में। कहाँ लेके जाना? भगवान जो दो नस दिए न, कौन कौन? जाइलम और ये दोनों को काम क्या है बबुआ? तो जाइलम का काम क्या किए हैं भगवान? दिए हैं कि जड़ से, पौधा के जड़ से जल और खनिज लवण को कहाँ लेकर जाना? पत्तों तक ले जाना। क्यों? क्योंकि पत्तों में ही खाना का होता है, बनता है। अरे समझ में? तो अब आपसे पूछेगा जड़ से जल को पत्तों तक कौन लेके जाता है? तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा बबुआ? जाइलम कोई दिशा में काम करता है? एक दिशा में कि दो दिशा में? एक दिशा में। कितना दिशा में? क्यों? क्योंकि केवल ये नीचे से कहाँ जाता है? आ रहे समझ में? अब जाइलम को हम लोग जल संवहन ऊतक भी, क्यों? क्योंकि ये जल को क्या करता है? लेकर जाता है। तो जाइलम को जल संवहन ऊतक भी। अब एक और, जाइलम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो मृत कोशिका। कौन कोशिका? अब आपसे पूछेगा जाइलम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो क्या बोलिएगा? आ रहे समझ में? तो जाइलम का क्या काम है समझ में आया? तो जाइलम का काम क्या है बबुआ? जो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है बबुआ? इसे हम जल संवहन, जल संवहन ऊतक कहते हैं। लिख सकते हैं इसे कौन ऊतक कहते हैं? अब यह क्या करता है? यह जड़ से कहाँ हो, यानी पौधा के जड़ से जल को कहाँ ले जाता है? पत्तों तक लेकर जाता है, ले जाता है। लिख सकते हैं पत्तों तक क्या करता है? लेकर जाता है। अब यह एक दिशा में काम करता है। कौन दिशा में? एक दिशा में काम करता है। लिख सकते हैं कोई दिशा में काम करता है। इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसमें मृत कोशिका क्या होती है? मृत कोशिका क्या होती है बबुआ? पाई जाती है। किसका बात हो रहा है? जाइलम। अब कोई पूछेगा जाइलम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो क्या बोलिएगा? मृत कोशिका पाई जाती है। आ रहा है समझ में? अब देखो तो जाइलम का काम हो गया। जाइलम का भगवान ये डिप्टी दिल बड़े कि पौधा से जड़ को, पौधा के जड़ से जल को ग्रहण करके कहाँ ले जाना? और वहां ले जाकर खाना क्या करना? बनाना। क्यों? क्योंकि खाना पौधा के किस भाग में बनता है? पत्ता में। खाना कहाँ बनता है बबुआ? पत्ता में। अब वहां पर खाना बन गया। खाना क्या हो गया? तो जब खाना बन गया तो वहां से खाना को पौधा के पूरे भाग में फैलाना है कि नहीं फैलाना है ना जी? तो अब के बोलेगा? फ्लोएम कहेगा अब आराम से ते भैया 14 टन के आराम से का कर, तोर काम हो गई। अब यहाँ से के जिम्मेवारी उठाएगा? फ्लोएम ना हो। बेचारा काम तो अपन किया कि नहीं किया? ले गया खाना वाना सब ले जाकर जब पत्ता में क्या कर दिया? बना दिया। अब वहां से खाना को पौधा के सब भाग में, यानी ऊपर नीचे जड़ ओड़ में हर जगह फैलाने की जिम्मेवारी किसको मिला है? फ्लोएम। किसको मिला है? क्रिस 3 मूवी देखे ना आप लोग? तो क्रिस 3 में क्या कहानी? रोहित मेहरा क्या बनाता है? दवा बनाता है ना? और दवा के चारों तरफ कौन पहुंचाता है? क्रिस, है कि नहीं? उड़ उड़ के। तो वही वाला कहानी है क्या है? रोहित मेहरा, ठीक है? खाना वाना ले जाके यानी दवा क्या कर दिया? बना दिया। अब खाना को चारों तरफ फैलाने का जिम्मेवारी किसको मिला है? तो रोहित मेहरा कौन है? जाइलम। और क्रिस बाबा कौन है? कह सकते कि नहीं कह सकते? तो अब देखो बाबू फ्लोएम क्या करता है? ध्यान से देखो। अब पूछेगा पत्तों से भोजन को पौधे के सभी भाग में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। कौन पहुंचाते बबुआ? बोल सकते हैं। फ्लोएम कोई दिशा में काम करता है? सभी दिशा में। यह एक दिशा में नहीं, क्या करता है? आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सगड़े जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फ्लोएम सभी दिशा में कार्य। फ्लोएम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवित कोशिका। जाइलम में मृत कोशिका और फ्लोएम में कौन कोशिका? जीवित कोशिका पाई जाती है। बोल सकते हैं। अब फ्लोएम को हम लोग संवहन बंडल भी, क्यों? क्योंकि बबुआ यह एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है? टिका रहता है, यानी बंडल के रूप में। क्या के रूप में? ना देखिए कोनो चीज लोग एक पे एक सामान सरिया के लोग कहता है, इतना लोग कहला बंडल के बंडल का बा,
सरिया वाला लोग कहता है कि नहीं कहता है। तो ये बंडल के रूप में रहता है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, टीका रहता है, इसलिए बबुआ इसे हम लोग संवहन बंडल भी, किसका बात हो रहा है, फ्लोएम का, किसका बात हो रहा है बबुआ। तो अब कोई पूछेगा तब इसको बोल सकते हैं, इसे संवहन बंडल भी कहते हैं, लिख सकते हैं। यह क्या करता है, यह पत्तों से भोजन सभी भाग में क्या करता है, पहुंचाता, लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, पत्तों से भोजन पौधा के सभी भाग में कौन पहुंचाता है बबुआ, फ्लोएम। अब यह कोई दिशा में काम करता है, बहुत अच्छा, यह सभी दिशा में कार्य करता है, लिख सकते हैं, बोलो लो, यह सभी दिशा में कार्य। अब इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो लिख सकते हैं, इसमें जीवित कोशिका क्या होती है बबुआ, कोशिका पाई जाती है। कोई दिक्कत, किसका बात हो रहा है, तो फ्लोएम में कौन सी कोशिका पाई जाती है, जीवित कोशिका। अब कोई पूछेगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे, तो आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या लिखेंगे, जाइलम को क्या लिखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, जल संवहन। फ्लोएम को क्या कहते हैं, इसे संवहन बंडल। पौधा के जड़ से जल को कौन लेके जाता है, पत्तों तक, कौन, जाइलम। पत्ता से भोजन चारों तरफ कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। आ रहा है ना समझ में। जाइलम जो है एक दिशा में कार्य करता है, कोई दिशा में, फ्लोएम कोई दिशा में। जाइलम में कौन सी कोशिका पाई जाती है और फ्लोएम में कौन सी कोशिका पाई जाती है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। ये किसका कहानी था, जाइलम और, आ रहा है समझ में। तब इसका आगे चलो, इसका अब किसका कहानी पढ़ेंगे हम लोग, वाष्पोतो। अब ध्यान से देखिए, अब मन में होगा सर कि वाष्पोतो सर्जन क्या है, तो इसका कहानी देखो। इसके लिए सबसे पहले हम आपको नोट 1 और नोट 2 क्या कर रहा है बता रहे, ध्यान से सुनो इधर, चले हो। सबसे पहले देखिए, ए हीरो क्या देख रहा है, अरे जब बोर्ड देखो, कॉपी देख रहा है। नोट 1 और नोट 2, हमने शुरू में बोला कि पौधा जो है अपने जड़ से जल को क्या करता है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग नोट 1 में लिखेंगे, पौधा जो है जल को कैसे ग्रहण करता है, तो अपने जड़ के मूल रोम द्वारा, जड़ के मूल रोम। अगर कोई आपसे पूछ देवे कि पौधा जो है, पौधा जल को ग्रहण करता है तो कैसे करता है, अपने जड़ द्वारा, किसके द्वारा हो, तो जड़ के किस भाग द्वारा, बता सकते हैं नहीं बता सकते। अब नोट 1 हो गया, अब नोट कौआ 2। अब सुनो बबुआ, जितना भी पौधा जल को ग्रहण करता है, जितना भी ग्रहण, उसका मात्र 10% पानी रखता है। कितना परसेंट, 10% रख कर कितना परसेंट निकालता है, 90% पानी जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी क्या करता है, निकालता, लिख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा पौधा जितना भी पानी ग्रहण करता है उसका कितना परसेंट पानी रखता है, कितना परसेंट पानी निकालता है, किसके द्वारा हो, वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधा जितना भी पानी ग्रहण करता है उसका कितना परसेंट रखता है, कितना पानी निकालता है, अरे समझ में, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन। यही कारण है कि जब कितनो गर्मी हो, धूप हो, जब हम लोग पौधा के पास जाते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है, टेम्परेचर यानी ताप का होता है कम। क्यों, क्योंकि वहां पर पानी का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, और वाष्पोत्सर्जन से ठंडक उत्पन्न होती है, क्या होती है, अरे समझ में। क्यों, क्योंकि वहां पर पौधा तो है 90% पानी हमेशा क्या कर रहा है, छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए वहां का ताप थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। अब आपके मन में होगा सर को वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो देखा बबुआ, पौधा जो है, पौधा अपने पत्तों के रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा हो, कैसे, रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान से सुनना,
पौधा अपने पत्तों के रंध्रों द्वारा पानी क्या करता है, बाहर निकालता है। हाँ, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब कहो कि रंध्रों का पतवा में देखियो इसे छिलका टाइप रहे, छिलबो तो पपड़ी नियन ऊपर क्या करेगा, छोड़ेगा। ऐसा ना रेखा रेखा नियन ऐसा रहता है, छोड़बो तो छिलका नियन ऊपर मुंह छोड़े लगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बबुआ, रंध्र। क्या बोलते हैं? तो पौधा जो है, अब कोई पूछेगा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, पौधा अपने पत्तों के रंध्रों द्वारा जो पानी बाहर निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं बबुआ, आ रहे समझ में? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब वाष्पोत्सर्जन समझ गए, तब यहाँ से हम आपको नोट बताएंगे जो वीवीआई, ध्यान से देखना, आपको बहुत पूछता है। अब यहाँ से नोट 1, वाष्पोत्सर्जन के कारण प्रक्रिया के द्वारा एक मकई का पौधा, का पौधा, मकई का पौधा, अब एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में लगभग कितना पानी निकालता है, लगभग 3 से 4 लीटर वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी क्या करता है, बाहर। अब आपसे पूछेगा एक मकई का पौधा एक दिन में कितना पानी बाहर निकालता है, तो लगभग 3 से 4 लीटर। किसके द्वारा बबुआ, वाष्पोत्सर्जन। बोल सकते हैं। अब ये भी पूछता है एक सेव का पौधा, का पौधा, एक सेव का पौधा एक दिन में लगभग कितना, 10 से 20 लीटर जो पानी होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर क्या करता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ रहा है समझ में? तो एक मकई का पौधा एक दिन में लगभग कितना पानी निकालता है, एक सेव का पौधा एक दिन में कितना पानी बाहर निकालता है, 10 से 20 लीटर। अब एक पत्ता, एक क्या होता है बबुआ, एक पत्ता होता है ना, पत्ता, एक पत्ता अपने वजन के बराबर, अपने वजन के बराबर, वजन के बराबर कितना घंटे में पानी बाहर निकालता है, 1 घंटे में। कितना घंटे में? यानी कोई भी पत्ता जो है अपने वजन के बराबर 1 घंटे में पानी जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर क्या करता है। मान लो कोनो पत्ता 100 ग्राम का है, कोई ग्राम का है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है, लगभग 100 ग्राम। अब एगो 50 ग्राम का, तो पत्ता छोट होगा, एरिया छोट, तो वाष्पोत्सर्जन तनी कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोनो पत्ता बबुआ 50 ग्राम का है, कोई ग्राम का है, तो 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकालेगा, 50 ग्राम। अरे 50 ग्राम का है तो कितना निकालेगा, क्योंकि पत्ता एगो वजन के बराबर अपने 1 घंटा में लगभग पानी क्या करता है, बाहर। अरे समझ में? अब बोला गया है, साइंस कहता है, अब ये सही है गलत वो अलग बात, लेकिन साइंस कहता है कि एक पौधा जो है, एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में लगभग अपने भार का 100 गुना जो पानी जो है बाहर का करता है, निकालता है। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन। लगभग कितना गुना, 100 गुना। यानी अपने पूरे जीवन काल में पौधा जो है अपने भार का लगभग कितना गुना बबुआ, लगभग को गुना, 100 गुना जो पानी जो है बाहर का करता है। अरे समझ में? इस साइंटिफिक का अनुमान है, एक पौधा जो है अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का लगभग 100 गुना पानी जो है बाहर का करता है, निकालता है। अब थेथोलॉजी वाला सिस्टम ना, अब जैसे हम एगो हड्डी में बताए होंगे कि जन्म के वक्त हड्डियां कोई गो होला बबुआ, 300, कोई गो जब उम्र परिपक्व होला यानी मरने के वक्त हड्डियां कोई गो होला, 200। तो सवाल में इसे पूछता है कि जन्म के वक्त हड्डी लगभग कितना होला, आप मरने के वक्त हड्डी कितना होला। अब कोनो थेथोलॉजी कहेगा, कहे मान ली सर कोनो बच्चा जन्म लिया, 1 हफ्ता बाद बेचारा मर गया, 1 हफ्ता बाद का हो गया, तब ओकरा में 206। अरे बम पिलाट, अब ओकरा में 206 कहा, 3 से नहीं रहेगा। अरे समझ में? तो थेथोलॉजी लोग से बचना है। अरे समझ में? अरे बहुत बम पिलाट होता है ना, ससुरा पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, 5 गो क्वेश्चन याद करेगा, कोई गो, अब महा बम पिलाट, अब 5 गो क्वेश्चन याद करके जब तक वो 50 आदमी से पूछी ना, तब तक ओकरा पेट के पानी, अब पूछी ना वो टॉर्चर करी, तारा ना आवेला, का पढ़ता रहो, बुझाता तू मैट्रिक में पास ना होइबा, बुझाता रिजल्ट तार ना आई। अरे समझ में? ऐसा थेथोलॉजी, अब वो क्वेश्चन याद करी, महा बम पिलाट, मच्छर के मुंह में दांत कितने होते हैं।
अब कहा जाने को तो तारा बुझाता ना हो, तारा से कुछ ना हो। अरे समझ में, तो ऐसा कुल आदमी से क्या रहना है। अरे पूछ दी, विश्व में सबसे बताओ ना, वो कौन महिला है जो सबसे ज्यादा बच्चा पैदा की है? अरे तो वैसा ने कुछ पूछी अब तारा के थियोलॉजी वाला सवाल। अब पूछ दी 2+2 5 कैसे होला। एक दिन पूछा था हमसे 2+2 5 कैसे होता है। एक दिन तो दिमाग लगनी तो सर आज हम बता दें। 5 मिनट दिमाग खर्चा कोई नहीं ना आई तो बोलिए भाई बताओ कैसे हो, तो कहता गलती से। अब बताओ क्या करे के चाहिए। तो ऐसा कुल आदमी से क्या रहना है, दूर रहना है न हो। चलो इधर ये वाला हो गया। एक पौधा अपने जीवन काल में कुल कितना, अपने जीवन काल में लगभग अपने भार का लगभग कितना गुना पानी बाहर निकलता है? 100 गुना पानी क्या करता है बबुआ बाहर। अरे समझ में, एक और बात सुनो, हमारा शरीर में ऊर्जा जमा होता है नु का के रूप में, एटीपी के रूप में। क्योंकि अगर इमरजेंसी पड़ा तो हमें ऊर्जा, हमें काम क्या करेगा। हमारा ब्लड भी जमा होता है पलिया के रूप में, जिसे हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। कभी काम पड़ा तो वो हमें इमरजेंसी में काम करेगा। तो पौधा भी अपन इमरजेंसी खातिर रखेगा कि नहीं रखेगा। तो पौधा में भोजन जमा होगा, क्योंकि पौधा में भोजन बनता कब है, जब सूर्य का प्रकाश रहता है तबे न हो। अब मान लो कभी सूर्य का प्रकाश नहीं निकला तो पौधा बिना खैले रहेगा। तो पौधा में भी भोजन क्या होता है, जमा होता है। तो पौधा में भोजन जो जमा होता है बबुआ, भोजन, पौधा में भोजन जमा होता है का के रूप में, स्टार्च के रूप में। का के रूप में। अब कोई पूछेगा पौधा में भोजन जमा होता है का के रूप में, स्टार्च के रूप में, बोल सकते हैं। अब बबुआ पौधा में भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में। अब भोजन का स्थानांतरण स्थानांतरण का के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। का के रूप में, बड़ी पूछता है ये क्वेश्चन। अरे समझ में, पौधा में भोजन जमा होता है का के रूप में, स्टार्च के रूप में। पौधा में भोजन का स्थानांतरण होता है का के रूप में, बता सकते हैं। ये लगभग किसका कहानी था, वाष्पोत्सर्जन का। हम क्या बोले कि नोट 1 हम क्या पढ़े हम लोग, पौधा कोई भी पौधा जो है अपने जड़ के मूल रोग द्वारा जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब जितना भी पानी ग्रहण करता है उसका कितना % पानी रखता है, मात्र 10% पानी रखता है पौधा। और 90% पानी जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर क्या करता है बबुआ, निकाल देता है। आ रहा है समझ में। अब कहिएगा सर के वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधा अपने पत्तों के रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा हो, रंध्रों द्वारा पानी जो बाहर निकालता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, बोल सकते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन से कौन कौन सी घटना घटती है। एक मकई का पौधा एक दिन में कितना पानी लगभग बाहर निकालता है, 3 से 4 लीटर। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन। एक सेव का पौधा एक दिन में लगभग कितना पानी बाहर निकालता है, 10 से 20 लीटर। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अब आपसे पूछेगा एक पत्ता जो है, एक पत्ता अपने वजन के बराबर लगभग कितने देर में पानी बाहर निकालते हैं, 1 घंटा में। कितने घंटे में। एक पूरा पौधा जो है अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितना गुना पानी बाहर निकालता है, अपने वजन का लगभग 100 गुना पानी बाहर क्या करता है, निकालता है। इस सब प्रक्रिया किसके द्वारा हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन। अब कोई पूछेगा पौधा में भोजन जमा होता है का के रूप में, स्टार्च के रूप में। का के रूप में बबुआ, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है का के रूप में, सुक्रोज के रूप में। का के रूप में, बता सकते हैं। ये किसका कहानी था बबुआ, पौधा का। अरे समझ में। अब किसका कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जीव का। किसका कहानी बबुआ, यहाँ तो में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, परिवहन। तो जीव में परिवहन के लिए भगवान 2 नस दिए बबुआ, धमनी और दिए है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, धमनी और शिरा क्या है। तो धमनी और शिरा को पढ़ने से पहले हम एगो पढ़ेंगे रक्त परिचालन तंत्र। क्या पढ़ेंगे बबुआ, जीव का ही कहानी चल रहा है, रक्त परिसंचलन तंत्र, रक्त परिसंचलन तंत्र, ठीक है ना। अब कहिएगा सर रक्त परिसंचलन तंत्र क्या है, धमनी शिरा पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा ये हम लोग पढ़ लें, रक्त परिसंचलन तंत्र। तब कहिएगा बबुआ रक्त परिसंचलन तंत्र क्या है, बोलिएगा ना हो। तो सुनो, हमारे शरीर में जो ब्लड चारों तरफ भ्रमण करता है ना, ध्यान से सुनो, हमारे शरीर में जो ब्लड जो है चारों बगल भ्रमण करता है,
और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त परिचालन तंत्र। आ रहा है समझ में? तो अब कोई कहेगा रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जो शरीर में रक्त जो है चारों तरफ भ्रमण करता है, परिक्रमा इधर उधर चलता है ना जी, वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त परिचालन तंत्र। तो इधर उधर कौन लेके जाला, धमनी और, तब न आगे आइम जा केकर कहानी, धमनी और सीरा क्या है। अरे समझ में? तो पहले हमने के ई पढ़ जाओ कि हमने के शरीर में रक्त एने ओने जो भ्रमण करता है पूरे शरीर में, तो उस भ्रमण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बबुआ, रक्त परिचालन तंत्र। परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसका खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे किसने खोज किया था, बहुत पूछता है कि रक्त परिचालन तंत्र को खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। बता सकते हैं सबसे पहला नाम रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं जो शरीर में रक्त चारों तरफ भ्रमण करता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बबुआ, रक्त परिचालन तंत्र। परिभाषा बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रक्त परिचालन तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। किसने किया था? अब सुनो, अब ये कितने तरह के होते हैं, तो ऐसे तो 3 तरह के। सबसे पहला होता है खुला, खुला रक्त परिचालन तंत्र। ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या बोलनी है बबुआ, खुला रक्त परिचालन तंत्र। अब दूसरा बंद, क्या होता है बबुआ, बंद रक्त परिचालन तंत्र। सेम है, लिख सकते हैं इसे। तो अब कोई पूछेगा रक्त परिचालन तंत्र कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा, 2 होते। 3 है पर मेन 2 ही है। क्या है, 2। पहला क्या बोलनी है बबुआ, खुला रक्त परिचालन तंत्र। एगो क्या बोलनी है दूसरा, बंद रक्त परिचालन तंत्र। एक और होता है वो लिख लो, इसको बोलते हैं बबुआ मिश्रित। क्या बोलते हैं, मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं पूरा रक्त परिचालन तंत्र जो है टोटल कई गो है, 3 गो। कई गो बबुआ, कौन, पहला कौन, खुला रक्त परिचालन तंत्र, और दूसरा बबुआ बंद रक्त परिचालन तंत्र, और तीसरा मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र। ये था रक्त परिचालन तंत्र का वर्गीकरण प्रकार, ये 3 तरह के। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, कौन जीव में होता है। बंद रक्त खुला न हो, खुला रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, कौन कौन जीव में होता है। बंद रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, कौन कौन जीव में होता है। और बाद बबुआ मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, ये कौन कौन जीव में होता है। बारी बारी से पढ़ेंगे ना हम लोग, चले बोलो लो, चलो। तो अब देखो सबसे पहले नंबर किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खुला रक्त परिचालन तंत्र। देखो ये जो परिचालन तंत्र होता है बिना नस के होता है। क्या होता है, बिना नस के, यानी इसमें नस, जैसे हम लोग के जीव में परिचालन तंत्र के लिए क्या है, धमनी और सीरा, नस है नू, तो खून एक नाम है खुला ना हो, खुला खुला क्या है, एमे नस फस, मैं खुला खुला चिल्लाऊंगा एक कुर्ता फाड़ के ना हो। तो एक देखो एक नाम क्या है, खुला रक्त परिचालन तंत्र। एक मतलब एमे नस नहीं होता है, नस नहीं होता है। ये बिना नस के क्या करता है, रक्त भ्रमण करता है। अब कहा बिना नस के कौन होला बबुआ, मच्छर देख ले बड़ा, मच्छर ओकरी के मरबा तो गचाक दे पचाक दे मर जाला, ओकरी में नस ओस रहेला। ढील देख ले बड़ा, ढील जू, अरे ढील ढील ओकर बुझवल हो कैसे, तो बोलता है सब चांदपुर में चोरी किया, और चुटकीपुर धरा गया, अब तलहदपुर देखा गया, नाखूनपुर मरा गया। का हो, हाँ पूछता है तू का बबुआ, ढील जैसे ढीलवा ऐसे देखो, देखो इधर देखेगा है पे रख के गचाक दे मरबू तो पचाक दे फेंक दे, लेकिन ना फेंकेला, नहीं फेंकता है। ठीक कह रही है, नस होता है वो में। अरे बोलो लो, ओकरो में ब्लड है नू, है कि नहीं, तो ओकरी में कौन सा परिचालन तंत्र हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओकरी में नस, ओकरी में प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है बबुआ, कम। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर, मक्खी, खटमल, जू, कॉकरोच, ये सब जो जीव है नू छोटा छोटा, इस सब में जो है बिना नस के जो है रक्त चारों तरफ भ्रमण करता है।
तो उसमें कौन सा रक्त परिचलन तंत्र होता है? खुला रक्त परिचलन तंत्र। आ रहा है समझ में? तो अब सवाल कैसे पूछेगा? बिना नस के, क्या बबुआ? बिना नस के कौन सा परिचलन तंत्र होता है? क्या बोलिएगा? खुला रक्त परिचलन तंत्र। अब पूछेगा किस रक्त परिचलन तंत्र में प्रेशर कम होता है? कौना में? एमे प्रेशर क्या होता है? कम। अब हे में कम, हाँ हे में ज्यादा होला क्योंकि ये बंद है, इसमें धमनी और सीरा है। कहो, और जब कोई धमनी सीरा काटी तो उनमें से ब्लड क्या होगा? तेजी से बाहर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। इसमें प्रेशर क्या होते हैं बबुआ? अरे समझ में? तो अब कोई पूछेगा खुला रक्त परिचलन तंत्र किसे कहते हैं? बिना नस के क्या होता है? परिक्रमा करे, उसे हम क्या कहते हैं? खुला रक्त परिचलन तंत्र। इसमें प्रेशर क्या होता है? कम। ये कौन कौन जीव में लगभग बोल सकते हैं? क्या? मच्छर, मक्खी, खटमल, जू, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े इत्यादि। इस सब में कौन सा परिचलन तंत्र होता है? खुला रक्त परिचलन बोल सकते हैं। अब किसका बात आएगा बबुआ? बंद रक्त परिचलन तंत्र। केकरा में होला? मानव हमनी में कौन सा परिचलन तंत्र है? मानव और जानवर भी बोल सकते हैं, जैसे बकरी उकरी हो गया नु, बकरी, गाय, गधा ना हो जानवर, तो बोल सकते हैं क्या हो? हम लोग पढ़े, हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? बंद रक्त परिचलन तंत्र। का में होला बबुआ? मानव और जानवर। अब इसमें प्रेशर क्या होता है? इसमें नस होता है, इसमें नस है, इसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता है, अधिक होता है। अधिक यानी क्या होता है? अब आपसे पूछेगा बंद रक्त परिचलन तंत्र कौन का कहाँ कहाँ, माने कौन कौन जीव में? मानव हो गए, जानवर हो गए, इसमें प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होते हैं। इसी में नस होते हैं कौन? धमनी और सीरा। किसका बात हो रहा है बबुआ? बंद रक्त परिचलन तंत्र। वास्तव में देखबो तो रक्त परिचलन तंत्र दुए गो होला, खुला और का होला? बंद। क्या करिए जी लोग? सीधा बैठो, लग रहा है कि थक हो के आई है कोई, हाँ, शादी ब्याह के काम उम करके वैसे। बंद रक्त परिचलन तंत्र हो गया बबुआ। मेन रूप से दो गो ये है। खुला रक्त परिचलन तंत्र कौन है? हई तो मिश्रित एकरा नामे से बुझाता ससुरा कि दोनों के गुणवा होगा। क्या होगा? अब कहेगा मिश्रित रक्त परिचलन तंत्र किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? वो परिचलन तंत्र जिसमें खुला और बंद दोनों के गुण का हो पाए जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित रक्त परिचलन तंत्र बोल सकते हैं बबुआ। जैसे आप देखे होंगे मछली, देखे हैं ना मछली, आंख है, बाकी कुछ हो कर जो भी हो के, पूंछ है, क्या? अरे पहले देखो, जिंदा मछली है खाएगा है में नस होला, देखिए पूंछिया में क्या होला, लेकिन है पेटवन में कनी के नस। देखो इधर बोलो मत, पूंछ में नस होता है कि नहीं होता है? आप पेटवा में देखना नस, पहले ध्यान से सुनो। तो इसमें नस है, इसमें क्या है बबुआ? इसमें कौन सा परिचलन तंत्र? बंद रक्त परिचलन, क्योंकि इसमें नस है नु। एकनी के बाकी पूंछ के बाद पेट उट में एकनी में नस नहीं होता, तो एकनी में कौन परिचलन तंत्र? खुला रक्त परिचलन तंत्र। क्यों? क्योंकि खुला रक्त परिचलन तंत्र किसे कहते हैं? बिना नस के होता है। क्या होता है? बंद में क्या होला? नस। तो मछली में देखिएगा कि पूंछिया में क्या होला? नस होला कि ना होला? तो यानी मछली के जो पूंछ है उसमें कौन सा रक्त परिचलन तंत्र? तो बंद रक्त परिचलन तंत्र बोल सकते हैं। आप पूंछ में क्या होला बबुआ? सॉरी, बाकी सब पेट ओट में कौन होता है? खुला रक्त परिचलन तंत्र बोल सकते हैं हम। ये किसका कहानी था? रक्त परिचलन तंत्र का। आ रहा है समझ में? अब आपसे कोई पूछेगा रक्त परिचलन तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? जो शरीर में रक्त चारों तरफ भ्रमण करता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बबुआ? रक्त परिचलन तंत्र बोल सकते हैं। यह मुख्यतः कितने तरह के होते हैं? 3। खुला रक्त परिचलन तंत्र, बंद रक्त परिचलन तंत्र और मिश्रित रक्त परिचलन तंत्र। ये तो पढ़ना ही है। सबसे पहले पूछेगा कि रक्त परिचलन तंत्र का खोज किसने किया था, तो क्या बोलबो? विलियम हार्ट। किसने किया था? विलियम। अब आपसे खुला रक्त परिचलन तंत्र किसे कहते हैं? खुला रक्त परिचलन तंत्र कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन? खुला रक्त परिचलन तंत्र, बंद रक्त परिचलन तंत्र और कौन बबुआ?
मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र। अब कोई पूछेगा खुला रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं? वो रक्त परिचालन तंत्र जिसमें नस ना हो, बिना नस के हो, उसे क्या कहते हैं? खुला रक्त परिचालन तंत्र। इसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कौन कौन जीव जैसे मच्छर, मक्खी, खटमल, जू, कॉकरोच इत्यादि, इस सब जीव में कौन सा परिचालन तंत्र होता है? खुला रक्त परिचालन तंत्र। अब वो दूसरा बंद रक्त परिचालन तंत्र। कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? इसमें प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? नस होता है। क्या होता है? नस, जिसे हम लोग धमनी और क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। जैसे मानव और जानवर में कौन से परिचालन तंत्र? बंद रक्त परिचालन तंत्र। अब आपसे कोई पूछेगा मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? वो रक्त परिचालन तंत्र जिसमें खुला और बंद दोनों के गुण का हो, पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित रक्त परिचालन तंत्र। ये कौन से जीव में? मछली में। कौन में हो? मछली के पूंछ में क्या होता है? नस। इसमें कौन सा परिचालन तंत्र? बंद रक्त परिचालन तंत्र। आप बाकी पेट वोट में नस नहीं होता है, तो इसमें कौन सा परिचालन तंत्र? खुला रक्त परिचालन तंत्र। और समझ में ये किसका कहानी था? रक्त परिचालन तंत्र। चले आगे, चलो तो यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे धमनी और अब किसका कहानी? धमनी और हेदे बारे नु धमनी बाबा और का बाबा, देखो ध्यान से, ये भी बड़ी पूछता है। धमनी और शीरा। तो धमनी और शीरा क्या है, हमारे शरीर में नस कैसे है, क्या काम करता है, इसका कहानी अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसका कहानी धमनी और सबसे पहला नंबर आपसे पूछेगा धमनी में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध कि अशुद्ध? कौन सा रक्त बहता है? तो धमनी में बबुआ कौन सी रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। बहता है मतलब का बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शीरा में बबुआ अशुद्ध रक्त। अशुद्ध आ रहा है समझ में? सबसे पहली का बात ध्यान से सुनो, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। कौन रक्त? शीरा में कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त बहता है। बोल सकते हैं? ये भी बहुत पूछता है। अब सुनिए, धमनी का काम क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारा मालूम है कि हृदय है। हृदय कहाँ होता है? लोग कहते हैं बाएं ओर, बाएं ओर नहीं होता है। वास्तव में कहाँ होता है? दोनों फेफड़ा के, ये फेफड़ा है यहाँ पर है ना, दोनों फेफड़ा के बीच में क्या होता है? हृदय। और थोड़ा बाएं ओर का रहता है, झुका रहता है। बाएं ओर होता दोनों फेफड़ा के बीच में, लेकिन थोड़ा बाएं ओर का रहता है, झुका रहता है। इसलिए लोग कहता है कि हृदय बाएं ओर होता है। बाएं ओर नहीं होता है। हृदय कहाँ होता है? दोनों फेफड़ा के बीच में, और थोड़ा बाएं ओर का रहता है, झुका रहता है। तो अब सुना बबुआ, एक जो ब्लड जो होता है हृदय से कहाँ जाता है? शरीर में। हृदय से कहाँ जाता है? एक रक्त होता है शरीर से कहाँ आता है? हृदय में। कहाँ आता है? तो ये दोनों के डिप्टी मिलल बा अलग अलग। आ रहा है समझ में? तो अब कौन जो नस है हृदय से रक्त कहाँ ले जाला? शरीर में। कौन नस शरीर से कहाँ ले आवेला? हृदय में। ये भी बहुत एग्जाम में क्या करता है? पूछता है। तो इसको हम लोग जानेंगे ना हम लोग हो। तो सुनिए, धमनी बाबा जौन बाणे, धमनी ये जो नस है ये कहाँ से कहाँ रक्त लेके जाता है? हृदय से रक्त को कहाँ ले जाता है? शरीर में। ध्यान से सुनना, हृदय से रक्त को शरीर में कौन लेके जाता है? धमनी। कौन लेके जाता है? अब आपसे पूछेगा हृदय से रक्त को शरीर में कौन लेके जाता है, तो क्या बोलिएगा? तो हृदय यानी लिख सकते हैं, हृदय से रक्त को शरीर में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? शरीर। ऐसे लिख दिया, ऐसे तीर का निशान से मालूम हो। हृदय से रक्त कहाँ जाता है? ये किसका जिम्मेवारी मिला है? हृदय से रक्त को शरीर में कौन लेके जाता है बबुआ? अब भाई शीरा क्या करता है? शरीर से ना हो, शरीर से रक्त कहाँ लेके आता है? कहाँ लेके आता है? अरे समझ में, तीर का निशान से मालूम चली कि शरीर से रक्त कहाँ जाता है? हृदय में। ये जिम्मेवारी केकर मिलल बा? हृदय से रक्त कहाँ जाता है? ये किसका जिम्मेवारी है? अब आपसे सवाल पूछेगा हृदय से रक्त को शरीर में कौन नस लेके जाता है? धमनी। बोलो। शरीर से रक्त हृदय में कौन लेके आता है? शीरा। बता सकते हैं? अब सुनो बबुआ, इसका जो प्रेशर है, किसका? धमनी का। इसका जो प्रेशर है 120 स्पीड होता है। कितना होता है? धमनी का प्रेशर कितना? 100। शीरा का प्रेशर
कितना होता है बबुआ? 80 होता है। कितना होता है? मतलब ये हुआ कि हृदय से जो रक्त शरीर में जाता है, क्या के शरीर में, तो कितना स्पीड से? 120 के स्पीड से क्या होता है? जाता है। लेकिन जो रक्त शरीर से फिर हृदय में आता है, कहाँ आता है? हृदय में, तो ऊपर स्पीड कितना हो जाला? तो कोई भी ईश्वर का है एक ज्यादा बा है कर कम बा। कोई भी चीज के बबुआ अगर हम कोनो चीज को हम फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त तनी प्रेशर यानी चाल का होता है ज्यादा, प्रेशर का होता है ज्यादा। लेकिन जब वहां से टकरा के वापस आएगा तो ऑटोमेटिक अगर प्रेशर तनी का हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हृदय क्या करता है? हृदय का नीले वाला जो भाग है पंप करता है, अब पंप करके रक्त को कहाँ फेंकता है? शरीर में। कहाँ फेंकता है? ये फेंकता नु, इसलिए एकर प्रेशर का होता है। धमनी का काम का है? हृदय से रक्त को शरीर में क्या करना? फेंकना। तो ये फेंकने का काम करता, तो इसलिए एकर प्रेशर का होला ज्यादा। आ सीधा का काम है कि हृदय से रक्त को कहाँ ले, सॉरी, शरीर से रक्त को कहाँ लेकर आना? हृदय में। तो इसलिए एकर प्रेशर का होला कम। अरे समझ में? तो हृदय आपसे कोई पूछेगा धमनी का प्रेशर कितना, सीधा का प्रेशर, इसलिए हम लोग का बबुआ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होला? 120 बटा कितना होता है कि नहीं होता है? कभी भी देखिएगा जेकर ब्लड प्रेशर नपाता है तो कितना होना चाहिए? 120/80। जेकर ब्लड प्रेशर 120/80 है, ओकर मतलब का है? सब चीज का है ठीक है। और जहाँ कम बेसी होगा तब न लोग कहला कि तारे बीपी बढ़ गई, बीपी का हो गई, लोग कहता है कि बूढ़वन बूढ़ा बाबा के ज्यादा होला ना होला। उम्र जैसे जैसे ढली वैसे वैसे प्रेशर हमनी के का होई? बड़ी घटी ना होई। तो ब्लड प्रेशर कितना होला? 120/। क्यों? क्योंकि क्यों होता है मालूम है नु? क्योंकि धमनी का प्रेशर कितना बबुआ? 120। और सीरा का प्रेशर कितना बता सकते हैं? कोई दिक्कत? अब ये जो है किसका बात हो रहा है? धमनी। धमनी जो है यह गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गहराई में। गहराई मतलब बुझाला, माने शरीर के तनी अंदर कहाँ पाए जाते हैं? धमनी जो है कहाँ पाए जाते हैं? हई जो है थोड़ा कहाँ होता है? त्वचा के नीचे। कहाँ होता है? त्वचा के नीचे ना हो। कहाँ होता है धमनी? कहाँ होता है बबुआ? गहराई में। और सीधा कहाँ होते हैं? त्वचा के। यानी जो हमनी का देखो इस नस देखो तो पतल पतल नस दिखाई देता के ना? दिखाई देता नहीं? तो ये जो पतला पतला नस है, पतला पतला, ये धमनी है कि सीरा है? ये सब सीरा है। क्यों? क्योंकि ये पतला है, का है? पतला है। और कहाँ होता है? त्वचा के नीचे। आ धमनी बबुआ देखबो न है जे देखबो जे टो बहुत है जो मोटा मोटा होई, का होई? मोटा हैजा भी होगा। एगो हेने से गोइल होई, एगो कहाँ से गोइल होई, है ना? तो ये जो मोटका जो है, मोटका उ का है धमनी। ई कहाँ होला? तनी अंदर गहराई में होला। आ सीरा कहाँ होला? डॉक्टरवा सुइया देवेला सन नसवा में देता है नु, तो का में देता है? धमनी में कि सीरा में? सीरा में देता है। कहाँ देता है? कोनो कोनो बमपिलाट मजनुआ होता है, चाहे मजनी होती है ना, कोनो कोनो कहते हम नस काट ले ना, कोनो कोनो कहती है, कोनो कोनो हम तेरे प्यार में क्या क्या बने, कभी कुत्ता कभी कमीना कभी लैला कभी मजनू, का जाने क्या बने। और जब नसवा क्या करता है? कोनो कोनो करता है। अब बड़ा देखा हम नस काट देनी, तनी हिम्मत बता, तनी धमनी काट के दिखाओ ना, दांत चियार के वही मर जाए ना। क्या काटते हैं वो सब? सीरा। क्या काटते हैं? एक प्रेशर कम होता है। और धमनी काटला के बाद बबुआ आप ज्यादा देर तक जिंदा। धमनी अब देखिए कोनो कोनो गर्दन ना इसलिए जैसे क्या करता है? रेत देता है, गर्दन काटता है नु। तो जब गर्दन काटने का मतलब धमनी बबुआ कट गया, तो देखो एगो यहाँ से गया है, एगो कहाँ से गया है? एगो देख बबुआ, एगो ब्लड जो है हृदय में दिमाग में क्या कर रहा है? जा रहा है एक तरह से। एगो नसवे अगर काट देंगे, चाहे कोई भी अंग का अगर धमनी हम काट देंगे, तो वहां का रक्त सप्लाई होना का होगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इंसान ज्यादा देर जिंदा। प्रेशर भी ज्यादा किसका है? धमनी का। एम 180 के स्पीड से ब्लड फेंकी। सीधा कटब तो 2 घंटा में मरब। अगर धमनी कटब हो सकता 20 से 10 मिनट में क्या हो? दांत चियार के आ रहे समझ में? हालांकि अब वो ठीक हो गए। पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले लोग ये सब ज्यादा काम करता था, हाथ काटना, ये करना। अब कोई करता?
एक गई तो दूसरा का आ गई ना, आ गई। लेकिन ये बहुत गलत का होता है ना, इंसाफी होता। देखा हार्दिक पांड्या के बेचारे के देखला, लड़की लोग गलती करता लोग के ना, शादी कर के बेचारा फंसावता लोग, और 70% प्रॉपर्टी चाहे, कितना परसेंट बेचारा छोड़ दे, कितना इज्जत दिक्कत बा हो, है ना। ये सब चीज गलती है, इसीलिए कहते हैं लड़की के चक्कर में नहीं रहना। अरे समझ में, लड़की के चक्कर में नहीं रहना है, ना तो बर्बाद हो जाओगे। अब बताओ धमनी कहाँ होते हैं बबुआ, सीधा कहाँ होता है, तो बच्चा के। अब सुई उई लेते हैं, कहाँ में लेते हैं हम लोग, सीरा में। कहाँ में लेते हैं, अब सुन बबुआ, थोड़ी से एक और दे, पांचा बार ध्यान से देखो हीरो। अब धमनी जो है, धमनी ये मोटा होता है, क्या होता है, मोटा। और इसका कलर कैसा होता है, लाल। किसका बात हो रहा है, देखना ये मोटा होगा, और इस तो कलर कैसा होता है, लाल। हई बाबा कैसन हो, पतला, और इसका कलर नीला होता है। क्या होता है बबुआ, सीरा का देखना ना थोड़ा नीला टाइप का होता है, नहीं होता है। तो धमनी कैसा होता है बबुआ, मोटा। कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ए देखो इधर है, छटपटा रहा है गरई मछली भी। सीरा कैसा होता है, पतला। कहाँ होता है, इसका कलर कैसा होता है। अब आपसे पूछेगा लाल रंग का नस कौन होती है, क्या बोलिएगा, जल्दी बोलिए। लाल रंग का नस कौन, मोटा नस। गहराई में कौन नस, किसका प्रेशर 120 होता है, किसमें रक्त शुद्ध बहता है, हृदय से रक्त शरीर की ओर कौन ले जाता है, बता सकते हैं। किसमें रक्त अशुद्ध होता है, कौन शरीर से रक्त हृदय में लाता है, किसका प्रेशर 80 होता है, कौन त्वचा के नीचे पाई जाती है, कौन सा नस पतला होता है, कौन सा नस नीला होता है। हीरा भाई में कौन सीलो बोल देगा, हीरा सीला, सीरा कौन बबुआ बोल सकते हैं। देखो जानकारी रहेगा तो कुछ पूछे, बता सकते हैं नहीं बता सकते। एक और बबुआ, सुगा है ना, देख रहे बम पिला। धमनी में क्या होता है, धमनी में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अब ये भी पूछता है, ऑक्सीजन धमनी में कौन क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। क्या पाए जाते हैं बबुआ, क्योंकि रक्त को शुद्ध कौन करता है, बबुआ सीरा में क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस ससुरा शुद्ध करता है, क्या करता है। ये किसका कहानी था, धमनी और सीरा, धमनी और सीरा। तो धमनी में कौन सा गैस पाए जाते हैं, सीरा में क्या पाए जाते हैं, कौन सी गैस, CO। अरे समझ में, एक लाइन में हाईलाइटेड बोलना है धमनी और सीरा का, तो क्या बोलेंगे, धमनी में कौन सा रक्त बहते हैं, शुद्ध। सीरा में कौन से रक्त बहते हैं, हृदय से रक्त शरीर की ओर कौन ले जाता है, धमनी। हृदय से रक्त शरीर की ओर कौन ले जाता है, धमनी। और शरीर से रक्त हृदय में कौन लाता है, सीरा। हृदय का प्रेशर 120, सीरा का प्रेशर 80, इसलिए ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। धमनी कहाँ पाए जाते हैं, गहराई में। सीरा कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे। धमनी का होते हैं मोटा, इसका कलर कैसा होता है, लाल। सीरा कैसा होता है, पतला, इसका कलर कैसा होता है। धमनी में कौन सी गैस, ऑक्सीजन। सीरा में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पाई जाती है। किसका कहानी था, धमनी और। क्लियर हुआ। अब सुनो एक लाइन पर और सुनो, ये तो धमनी और सीरा सीरा पढ़ लिए आप लोग, धमनी और सीरा, कोई दिक्कत है। अब सुनो, धमनी में भी 3 गो भाग है, धमनी में भी कोई गो भाग है, 3 गो। और सीरा में भी कोई गो भाग है, 3 गो। अरे और सीरा, धमनी में भी कोई गो भाग, 3 गो। सीरा में भी 3 गो। अब कहा धमनी देखे, मोटा में भी 3 गो नस है, मोटा में भी। तो मोटका वाला में भी 3 गो भाग है, और पतला वाला में भी कोई गो भाग है। तो जो मोटका वाला में भाग जो 3 गो है, जो सबसे मोटा होगा उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। मोटा में सबसे जो मोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, उससे थोड़ा जो कम तनी क्या होगा, मोटा होगा, उसको क्या बोलते हैं बबुआ, धमनी। क्या बोलते हैं, इससे भी थोड़ा कम मोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, छोटी धमनी। कौन धमनी, याद रहेगा। यानी धमनी में कोई गो भाग, 3 गो। मोटा का भी कोई गो भाग, 3 गो। मोटा में जो सबसे मोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा उससे कम मोटा होगा धमनी, उससे भी थोड़ा कम मोटा होगा छोटी धमनी। ये केकर बात हो रहा था, धमनी।
तो धमनी में भी कोई गो भाग बबुआ 3 गो, महाधमनी, धमनी और अब किसका बात बबुआ, सीरा का, किसका भाग, तो सीरा यानी पतला है, तो पतला में भी कोई गो नस है 3 गो, पतला में भी, पतला में जो तनी मोटा होगा सबसे, पतला भाग में भी सबसे तनिका होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, महासीरा, क्या बोलते हैं बबुआ, महासीरा। इससे थोड़ा कम पतला होगा उसको क्या बोलते हैं, सीरा, क्या बोलते हैं, इससे भी थोड़ा कम पतला होगा उसको क्या बोलते हैं, छोटी सीरा। आ रहा है समझ में, यानी सीरा के भी कोई गो भाग, यानी पतला में भी 3 गो, मोटा में भी, मोटा में जो सबसे मोटा है उसको क्या बोलते हैं, जो सब मोटा में सबसे ज्यादा मोटा है उसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। जो सबसे उससे थोड़ा कम मोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, उससे भी थोड़ा कम मोटा है तो छोटी धमनी। आ रहा है समझ में, सीरा का भी कोई गो भाग 3 गो, जो पतला में भी कोई गो 3 गो, जो तनी पतला में तनी सबसे मोटा है उसको क्या बोलेंगे, महासीरा, उससे तनी कम पतला, उससे भी कम पतला, छोटी सीरा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आ रहा है समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, रन आ जाते हैं रहने को, इसको नोट कर लो, जाओ मत।